जिंदगी कैसे एक पल में जहन्नुम बन जाती है, ये कोई उनसे पूछे जो तेजाबी हमले में अपनी पहचान ही नहीं, जिंदगी भी भूल चुके हैं। कैसे हर पल उन्हें एक शर्मिंदगी से गुजरना पड़ता है, कैसे एक पल में अपने भी पराये हो जाते हैं और जिंदगी के इस जंग में अकेले छोड़ जाते हैं। विडंबना देखिए, आज भी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले एसिड अटैक्स रुके नहीं हैं। कुरुक्षेत्र में 2 महिलाओं पर बाइक सवार 2 युवकों ने एसिड से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घूम रहे थे मैं और आंटी, तो बाइक पे आए 2, एक थोड़ी हाइट कम थी, एक थोड़ी ज़्यादा सी थी। हेलमेट उड़ा हुआ था आगे वाले ने तो, और जैसे आंटी जोर से चिल्लाई कि हाँ मेरे पे पता नहीं क्या आया गरम गरम, तो फिर मैंने हाथ उठाया, फिर मेरे पे फेंक दिया सारा ही। बस जोर जोर से चिल्लाए, कोई आया तो है नहीं। बस आंटी दूसरे घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। डॉक्टर के मुताबिक दोनों महिलाओं के चेहरे पर गंभीर घाव हुए हैं, हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। इसको कोई केमिकल बर्न हुआ है और इसमें इंजरीज अराउंड 5% आई है। दोनों के फेस पे और हाथों पे ये केमिकल फेंका गया है। पुलिस को सूचित कर दिया गया है और अपनी कार्रवाई कर रही है। कुरुक्षेत्र में एसिड अटैक से सनसनी फैली तो राजनीति भी शुरू हो गई। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की ढीली कानून व्यवस्था के लिए खट्टर सरकार को जिम्मेदार बताया है। आज ये 2 महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंका गया, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। हम मांग करते हैं कि तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने कार्रवाई की। राजनीति से ऊपर उठ के देखें तो एसिड अटैक्स के मामले बेहद गंभीर हैं और लाख कोशिशों के बावजूद भी इंसानियत पर हो रहे तेजाबी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 में देश में 310 एसिड अटैक हुए, जिनमें से यूपी में 86, मध्य प्रदेश में 53, गुजरात में 11, हरियाणा में 7, महाराष्ट्र में 6, पंजाब में 4, आंध्र प्रदेश में 4, बिहार में 3 और ओडिशा में भी 3 वारदात दर्ज की गई। हालांकि एसिड के बढ़ते अटैक को रोकने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कड़े कदम उठाए थे, जिनके तहत बिना पहचान पत्र एसिड नहीं खरीदा जा सकेगा। एसिड खरीदने वाले शख्स को उद्देश्य बताना होगा, दुकानदार को एसिड का रिकॉर्ड रखना होगा, इलाके के एसडीएम को बिक्री पर निगरानी रखनी होगी। एसिड अटैक पीड़ित को केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि नए कानून में एसिड हमला करने वालों को न्यूनतम सजा 10 साल दी जाएगी। अधिकतम सजा उम्र कैद कर दी गई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। कोई भी निजी अस्पताल पीड़ित के इलाज से पीछे नहीं हट सकता। पीड़ित के लिए मुफ्त दवाइयां, ऑपरेशन, बिस्तर सब उपलब्ध करवाना होगा। राज्यों में तेजाब की खुली बिक्री पर रोक। एसिड अटैक की पीड़ित को सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि भविष्य में उसे सभी सुविधाएं मिल सके। कड़े नियमों और कानून के बीच हकीकत अब भी वही है। ना तो कानून का डर नजर आता है, ना ही सजा का खौफ। सवाल ये भी है कि आखिर जिंदगी तबाह करने वाला तेजाब इतनी आसानी से हाथ कैसे लग जाता है। कानून भले ही सख्त हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तेजाब से तबाही का दौर जारी है, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कई मौतें एसिड अटैक से भी हुई हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम कह सकते हैं कि धर्म नगरी में ये अधर्म हुआ है, लेकिन इसके लिए इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। एक्सेसिबिलिटी पर भी सवाल है कि कैसे आसानी से तेजाब अपराधियों तक पहुंच जाता है, मंचलों तक पहुंच जाता है। इसकी एक्सेसिबिलिटी अभी भी क्यों है आसान। तमाम नियम, कायदे, कानून, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होने के बावजूद, सरकार के कड़े कानून बनाने के बावजूद ये घटनाएं तेजाबी हमलों की रुक क्यों नहीं रही हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे विशेष में। हमारे साथ एसएचओ राम कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए।
रामकुमार जी, ये जो मामला एसिड अटैक का सामने आया है, इस पर क्या कुछ मामला आपने दर्ज किया है और क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें हमने एसिड अटैक का मामला दर्ज किया है जी। और इसमें हमारी जिले की कई टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में तुरंत मुकदमा दर्ज करके वुमेन थाने की टीम में, सीआईए की टीम में, साइबर सेल की टीम हमारी लगी हुई है और शीघ्र इसमें जितनी जल्दी होगी गिरफ्तारी की जाएगी। रामकुमार जी, क्या कंप्लेंट मिली है आपको, क्या कंप्लेंट लिखवाई गई है और बाइक सवार ये दो अज्ञात लोग थे, कहां पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई? ये कुरुक्षेत्र में एक सलालपुर रोड के बराबर जी। यहाँ पे ये शाम को 7 तो जो लेडीज थी ये सैर कर रही थी और अननोन आदमी आके वहाँ पे इनके ऊपर एक ज्वलनशील पदार्थ जो फेंक के किया है, जिससे इनके चेहरे पे और बाजुओं पे, शरीर पे बर्न के निशान आए हैं और उसमें हमने मुकदमा किया है दर्ज उसमें और तफ्तीश कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या लगता है रामकुमार जी, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ी है ऐसे हमलों की? आपको लगता है पहले भी कभी इस तरह के मामले सामने आए हो कुरुक्षेत्र के अंदर? इस प्रकार का पहले कभी कोई मामला नहीं हुआ है, ये पहला मामला हुआ है और इसीलिए इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और इसमें जल्दी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्रवाई की जाएगी, ये शिकायत करने के बाद का पहलू है। तो एसिड अटैक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, बिहार में 3, उड़ीसा में 3, ये आंकड़े हर जगहों से तब बढ़ रहे हैं जब एसिड अटैक को लेकर कड़े कानून बना दिए गए हैं, जब एसिड अटैक को लेकर एक लंबी लड़ाई इस देश के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ी गई है। हमारे साथ पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर अजय इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। ये जो केस आपके पास आया है एसिड अटैक का, इस केस को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं और ये मामला आपको कितना गंभीर नजर आ रहा है? कल रात 2 लेडीज गोविंद नगर इलाके की आई थी, जिनकी फेस पे और हैंड्स पे केमिकल बर्न्स थे जी। ये बर्न्स 5 to 7% थे, सुपरफिशियल टू डीप बर्न्स थे जी। और इनको फर्स्ट एड देकर कल ही डिस्चार्ज कर दिया गया था और आज फॉलोअप के लिए बुलाया गया है। जी, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कितना जो तेजाबी हमला हुआ है उससे कितनी पीड़िता को कितना नुकसान पहुंचा है शरीर में? इसके जो बर्न्स हम कैलकुलेट करते हैं वो 5 to 7% बर्न्स हैं जी इनके जी। ये इससे मतलब नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, पर हाँ। ये करना ही बहुत गंभीर अपराध है। हाँ। हमने कुरुक्षेत्र में पहली बार ऐसा देखा, हम 40 साल से अस्पताल में यहाँ पर है हमारा अस्पताल, पर बहुत कम देखा ऐसा जाता है और ये बहुत ही बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर हमारे साथ थे। ये पूछने का मकसद इसलिए था क्योंकि हो सकता है कोई स्टोरी इसके पीछे रही हो, हालांकि काम पुलिस का है तफसील करने का, लेकिन जो इस पूरे मामले को लेकर एक पहलू सामने आया उसमें यह कि कुरुक्षेत्र में पहली बार इस तरह का एसिड अटैक का मामला सामने आया। ये बात डॉक्टर का भी कहना है। हमारे साथ एसएचओ भी फोन लाइन पे थे, उन्होंने भी ये कहा। हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी के विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सैनी साहब, तेजाबी हमला हुआ है कुरुक्षेत्र में, धर्म नगरी इसको कहा जाता है, लेकिन एक बड़ा अधर्म यहां पर हुआ है। पहली बार एक ऐसा मामला एसिड अटैक का कुरुक्षेत्र से सामने आया। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? ऐसे वक्त में जब कड़े कानून एसिड अटैक को लेकर हैं, जब एक लंबी लड़ाई एसिड अटैक जैसे मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस हो, उसके बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर गोविंद नगर की यह घटना है कुरुक्षेत्र की। देखिए, पहली बार तो मैं ये जो घटना हुई है इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जी। और ये जो कुरुक्षेत्र तो बिल्कुल इस प्रकार के क्राइम लेस जिला है हमारा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जिस भी ऐसे शख्स ने ये जो है ना इस प्रकार की जो है ना घटना को अंजाम दिया है, उसको किसी भी सूरत में हम बख्शेंगे नहीं और उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार भी करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। और इसके पीछे क्या सोच होगी ये तो बाद में जो है ना पता चलेगा, उसको पकड़ करके। जी,
लेकिन पवन सैनी साहब, लेकिन इस प्रकार अगर की हम घटनाएं- एसिड अटैक की बात कर रहे हैं और हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले साल 7 मामले एसिड अटैक के सामने आए थे। ये मामला क्या लॉ एंड ऑर्डर का है, ये मामला एक्सेसिबिलिटी का है, तेजाब जैसी चीजें हाथों में आ जाती हैं अपराधियों के, मंचलों के, ये ऐसे कैसे संभव हो पा रहा है? जिसके ऊपर इस प्रकार की जो एसिड अटैक हुआ है जी ये अपनी बेटी की तरह है, हाँ, लेकिन ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का, अगर इस प्रकार का मतलब घटना हुई है उसको बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल उसको हम दुरुस्त रखें करके हमारे सारे पुलिसकर्मी अधिकारी सब मुस्तैद हैं और किसी भी सूरत में ऐसे शख्स को हम बख्शेंगे नहीं। चलिए, बेहद शुक्रिया पवन सैनी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है। टीवी स्क्रीन पर लगातार वो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं जिनके जरिए एसिड अटैक को लेकर कड़े नियम, कड़े कानून, तमाम गाइडलाइंस जो है वो बताई गई हैं। लेकिन बावजूद उसके ये एसिड अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुरुक्षेत्र, जिसको धर्मनगरी कहा जाता है, कदम यहाँ पर एसिड अटैक का हुआ है और पिछले साल ही यानी 2014 में 7 मामले एसिड अटैक के हरियाणा से निकले हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में एसिड अटैक के मामले बढ़े हैं। यानी कि ऐसे मामलों को कैसे रोका जाए, इसको लेकर कड़े कानून बनने के बावजूद कोई असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस पूरे मामले पर कानूनी नजरिया क्या है, कानूनी पहलू क्या है, राकेश चौधरी जी हमारे साथ एडवोकेट इस वक्त स्टूडियो में। राकेश जी, स्वागत है आपका। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना है। ब्रेक के उस पार कानूनी पहलू पर भी बात होगी और तमाम सामाजिक पहलुओं पर भी कि कैसे इतने ज्यादा हौसले बढ़ जाते हैं मंचलों के अपराधियों के कि वो बिना हिचके किसी की भी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल जरा सा भी नहीं सोचते। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे आसर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर फैसले आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। बोलेंगे खबर की हर परत, सियासत में। ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात धर्मनगरी की हो रही है, जहां एक अधर्म हुआ, यहां एसिड अटैक हुआ एक लड़की पर और उसको लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल इस कि आखिर तमाम कानूनों के बावजूद, तमाम गाइडलाइंस होने के बावजूद, तमाम इम्प्लीमेंटेशंस होने के बावजूद कहा यह जा रहा कि जो एग्जीक्यूटिव हमारी एजेंसी है वो भी इस पर लगी हुई है, लेकिन असर नहीं दिख रहा है, मामले रुक नहीं रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 7 मामले हरियाणा से ही एसिड अटैक के सामने आए हैं। हमारे साथ एडवोकेट राकेश चौधरी जी इस वक्त स्टूडियो में।
राकेश जी, हमने तमाम पहलुओं पर बात की है, हमने सोशल एंगल पर भी इससे बात की, पॉलिटिकली लोग इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं उन पर भी हमने बात की, लेकिन एक बहुत अहम पहलू जो कानूनी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एसिड अटैक को लेकर क्या सख्त कानून हमारे पास हैं, और एसिड अटैक को लेकर इससे पहले जो केस कोर्ट्स में चले हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके अगर हम रेफरेंसेस ले तो? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसिड अटैक सबसे हिनियस क्राइम है हमारे देश में। जो भी एसिड अटैक के क्राइम चल रहे हैं अभी जी, कि किसी आदमी के ऊपर फेंका जाता है, किसी को पिला दिया जाता है, किसी के ऊपर जबरदस्ती या कहाँ से लोग बाग लेके आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बनाने की पहले भी काफ़ी सख्त से सख्त कानून बनाए गए इसमें कि भाई आप कहीं से खरीद नहीं सकते, अगर आपने खरीद भी लिया तो आपको वो यूज करना पड़ेगा, जिस तरह ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर फेंक देंगे। लेकिन इसमें सरकार ने पहले कानून, जैसे हमारे आईपीसी में 326A है, इसमें 326A में हमारे पास पनिशमेंट ये है कि 10 साल या लाइफ जो इम्प्रिजनमेंट का जो है इसमें दिया हुआ है। और 326A और 326B, तो 326B में आपको 5 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो दोनों ही कोर्ट बाय सेशन है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कानून हमारे देश में अभी तक बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सफिशिएंट है। इसमें जो कानून होना चाहिए, या तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या इसमें फांसी हो। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हमें जो कानून जितने सख्त बने, क्योंकि आप 376 में भी अगर एक बार आप देख लेंगे, कोई विक्टिम अगर आती है तो वो कहीं ना कहीं अगर एलिगेशन लगाती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है कि भाई आप उसमें झूठा भी एलिगेशन हो सकता है। लेकिन एसिड अटैक में अगर कोई लड़की ये कहती है कि भाई इस आदमी ने मेरे ऊपर एसिड फेंका है और वो विक्टिम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो एसिड फेंका गया है वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब हर आदमी सोचता है भाई अपनी जिंदगी को या अपनी अपने ऊपर इस तरह की घिनौनी हरकत कोई खुद नहीं कर सकता अगर किसी फंसाने के लिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें सोचने का वक्त आ गया है, और इसमें अच्छे सख्त से सख्त जो भी हो सकता है वो कानून बनाया जाए। ऐसे मामलों में फॉल्स एलिगेशंस बहुत कम होते हैं। बहुत एसिड अटैक में फॉल्स एलिगेशन आपको नहीं हो मिलेंगे, सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है एक तरीके से अगर आप चेहरे पर या आपकी शरीर पर कोई एसिड फेंक दे। लेकिन हम जिस पहलू पर बात कर रहे हैं वो पहलू ये है कि कानून बना दिए गए हैं। हम वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी नहीं भूले हैं, वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसके लिए क्या प्रावधान है, पीड़िता के लिए कैसे सहूलियतें होनी चाहिए, अस्पतालों में क्या कुछ सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, उसका भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में जिक्र किया है। लेकिन एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, एग्जीक्यूशन में कहीं कमी है क्या? क्योंकि बाजारों में धड़ल्ले से तेजाब बिक रहा है, नियम कायदों को ताक पर रखकर तेजाब बिक रहा है, तभी तो अपराधियों के पास, मंचलों के पास तेजाब आसानी से पहुंच पा रहा है। सर, यही कानून बनाने की जरूरत है कि भी आपको ये आसानी से क्यों मिल रहा है। अगर ये जहां से भी खरीदा जाता है तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वहां पे पता चले कि इस दुकान से खरीदा गया है। जिस दुकान पे कोई सामान हम देते हैं, सरकार के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और उसकी मंथली कि भाई क्या आपके पास में इतनी बोतलें आई थी, आपने ये बोतलें किस किस को दी। तो इस तरह से एक सख्त कानून, और ये नहीं है कि भाई किसी ने एसिड अगर थ्रोन आउट किया है किसी के ऊपर तो उसी के आप एलिगेशन उसी के ऊपर लगा, उसके साथ में आप उसको भी विक्टिम ठहराएं, वो एक्यूज्ड बने। इस मामले में 2 लोग थे बाइक पे सवार, हाँ जी, एसिड फेंका होगा, एक सहयोगी रहा होगा। हाँ, वो भी होगा, और जो बेचने वाला है वो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि और उसके लिए सख्त से सख्त कानून बने। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की जहां तक गाइडलाइन की आप बात कर रहे थे, इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि भाई कोई भी अगर इसमें जिसके ऊपर एसिड फेंका गया है कोई भी है, उसको आप अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो एडमिट करने के लिए मना नहीं कर सकते। कोई भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट फ्री करेगा, किसी भी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट फ्री होगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी, सरकार ने भी कानून बना रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और सख्त सख्त जितना भी हो सकता है, तो मैं इसमें कहूंगा कि या तो फांसी भी होनी चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो होनी चाहिए। तो इस तरह के और सरकार को कहीं ना कहीं इस लेवल पे, आज के टाइम पे जो एसिड अटैक के मामले होते हैं उनमें सख्ती से और उच्च अधिकारियों से और इस मामले को कम से कम ज्यादा, जुडिशरी भी ये सोचे कि 3 महीने के अंदर अंदर एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले को निपटा के इसमें जो भी सजा बनती है वो अक्यूज को दी जाएगी। लेकिन होता क्यों नहीं? ये इच्छा शक्ति कहाँ पर है? जुडिशरी में आप देख रहे हैं कहीं कमी है,
या फिर आप देख रहे हैं कि हमारे जो एग्जीक्यूशन पावर्स हैं, हमारी जो सदन है, हमारी जो संसद है, उसमें आप देख रहे हैं कि गंभीरता नहीं है इस मामले को लेकर। हालांकि एक लंबी लड़ाई सोशल एक्टिविस्ट ने लड़ी है। हम दिल्ली में कई सारे आंदोलन जंतर मंतर पर देख चुके हैं, एसिड अटैक को लेकर कई सारी मुहिमें चल चुकी हैं, उसके बावजूद एक कड़ा कानून बना है। लेकिन अभी भी आप ये कह रहे हैं कि सजा का प्रावधान उतना नहीं है जितना कि आप कह रहे हैं कि आजीवन कारावास हो या फिर सजाए मौत, फांसी की सजा दे दी जाए। इस तरह का कोई अभी प्रावधान नहीं है, तो कभी कहां पर है? लैक ऑफ इंटरेस्ट कौन दिखा रहा है? सर मैंने आपको बताया 326A उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और 326B उसमें 5 से 7 साल है, लेकिन ए में भी कहीं ना कहीं 10 साल की है। तो जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। आप कहीं भी चले जाएंगे, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, जुडिशियल ऑफिसर कम है, काम का बर्डन ज्यादा है। इस तरह के जो हिनिस क्राइम होते हैं, एसिड अटैक है या इस तरह, जैसे अभी मेरे गुड़गांव के अंदर भी अगर देखें या ऑल ओवर हरियाणा, तो उसमें फैमिली कोर्ट्स अलग बना दी गई हैं। 376 के लिए, रेप केसेस के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो इसी तरह से जैसे ये एसिड अटैक का जो मामला आता है, इस तरह के जो हिनियस क्राइम है, तो जिनको जल्दी से जल्दी निपटारा करने की जरूरत है, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि एक टाइम बाउंड कोर्ट को कर दिया जाए और स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए इसके लिए, ताकि जो विक्टिम उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। लूपहोल्स कहाँ पे हैं? एक तो आपने फास्ट ट्रैक का भी जिक्र किया, आपने कहा कि जल्दी से जल्दी एक कम समय में इस पर फैसला आ जाना चाहिए। लूपहोल्स कहाँ? जब एक तेजाबी हमले की जो शिकार हुई पीड़िता है, जब वो न्यायालय जाती है न्याय की उम्मीद में, उसको किन किन बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है, दिक्कतें उसके साथ क्या आती हैं? क्या मामला आसानी से निपट जाता है, या फिर कई सारे जब हम दलीलें रखते हैं कोर्ट के अंदर, जब गवाही सुनवाई होती है, तहरीरें होती हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या आसान होता है वहां पर फेस कर पाना इन सब चीजों को? उसके लिए क्या प्रावधान है? देखो सर, कोर्ट में मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। FIR लॉज हो गई, लॉज होने के बाद में कंप्लेनेंट को कभी भी नहीं, उसके जब 161 के जो बयान होंगे वो पुलिस स्टेटमेंट लेती है, वो या तो हॉस्पिटल में ले लेगी या अपने थाने में बुला के ले लेगी। लेकिन क्या होता है कि आपको मैं बताऊं कि कंप्लेनेंट को तभी बुलाया जाता है जबकि प्रोसिक्यूशन जब एविडेंस होती है स्टार्टिंग, तो ही बुलाया जाता है। अदरवाइज कोर्ट के ये नहीं है कि आपको रोज आना पड़ेगा जी। अक्यूज को तो आपको डेट वाइज आना पड़ेगा, जो भी डेट लगेगी उस पर आना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि भाई उनको कोई परेशानी, मुझे तो नहीं लगता किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि इस तरह के जो क्राइम है उसके लिए स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन एक टीम बना के तुरंत, और उसको कम से कम समय में चालान कोर्ट में दे, ताकि उसकी जल्दी से जल्दी उसको न्याय या सुनवाई उसकी हो सके। ताकि बहुत अच्छे अगर इस तरह के कानून बनेंगे तो आम आदमी या जो भी इस तरह की सोच रखता है कि भाई मैं ऐसे अटैक या इस तरह का कोई भी हिनेस क्राइम में करता हूं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर हो कि भाई हमारे देश में इसके लिए सख्त कानून है और ये हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के एसिड अटैक है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग का इस तरह का मैटर जरूर होता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हाँ। चलिए, वो कोई भी रंजिश हो, वो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ इस चीज को कि ये काम पुलिस का है, वो तफ्तीश के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया राकेश चौधरी जी, आप इस पूरे डिबेट का हिस्सा बने, कानूनी पहलू को आपने सामने रखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ पर एक अहम पहलू जो इस पूरी डिबेट के दौरान निकल करके आया वो ये कि एग्जीक्यूशन लेवल पर कहीं ना कहीं कमी है, और जो पूरा एक गठजोड़ होता है, उस गठजोड़ में तेजाब बेचने वाला व्यक्ति और जो तेजाबी हमला करता है, जो अपराधी होता है, उसके साथ सहयोग देने वाला व्यक्ति, इन सब लोगों को, आरोपियों को एक ही घेरे में रखकर, एक ही कानून में रखकर सजा होनी चाहिए, और सजा कठोर होनी चाहिए, तभी इसका कोई फायदा हो पाएगा, कोई असर दिख पाएगा। फिलहाल विशेष में इतना, लेकिन चलते चलते नजर सुर्खियों पर।